द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्यावियान युनची को बचाने पहुंच गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। मास्टर, क्या इस आदमी की बात सच में क्रेडिबल है? ये होली फ्लेम इतनी ज्यादा पावरफुल है, उसके बावजूद भी इसे किसी चीज से डर लगता है। सामने फैंटम पीपल के लगातार बढ़ते हुए ओरा को देखते हुए स्यावियान खुद को रोक नहीं पाया और धीमी आवाज में पूछ बैठा, इसने सही कहा है, इस दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई काउंटर जरूर होता है। चाहे कोई कितना भी पावरफुल क्रिएचर क्यों ना हो, उसका भी कोई नेमेसिस होता है। हाँ, मैंने होली फ्लेम के नेमेसिस के बारे में सुना तो है, लेकिन वो आखिर है क्या, ये मुझे भी नहीं पता। सोलिटर लॉर्ड ने हल्का सा सिर हिलाते हुए कहा। साफ था कि अपने विशाल अनुभव के बावजूद उसने कभी भी ऐसी किसी शक्ति के बारे में नहीं सुना था जो होली फ्लेम को दबा सके। आखिर होली फ्लेम जैसी चीज बेहद रेयर थी। लगता है फ्यूचर में मुझे इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। स्यावियान ने हल्का सा सिर हिलाया और इस विषय पर ज्यादा नहीं सोचते हुए अपना पूरा ध्यान आने वाली फाइट पे केंद्रित कर लिया। लड़के, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन क्या होता है। इतना कहते ही होंगटोंग के शरीर से भयानक ग्रीन इविल ओरा विस्फोट की तरह बाहर निकला और कुछ ही पल में उसके सामने एक विशाल ग्रीन हंग्री वॉल्फ बन गया। वह ग्रीन हंग्री वॉल्फ किसी नरभक्षी भेड़िए जैसा दिख रहा था। उसका डिस्टोर्टेड चेहरा और उसके चेहरे से निकलती हिंसक इविल पावर देख के किसी की भी रूह कांप जाती। कितनी भयानक पावर है। स्यावियान की नजर जैसे ही उस हंग्री वॉल्फ पे पड़ी, उसके शरीर के भीतर मौजूद फायर हर्ट त्यानियान अचानक तेजी से कांप उठी। ऐसा लग रहा था मानो वो उस इविल पावर को पूरी तरह निगल के मिटा देना चाहती हो। जाओ, इसे मार डालो, हुआन टोंग ने धीमी मुस्कान के साथ आदेश दिया। आदेश मिलते ही ग्रीन हंग्री वॉल्फ ने आसमान हिला देने वाली दहाड़ लगाई, जिसकी गूंज पूरे थंडर टोम में फैल गई। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन इतनी आसानी से थंडर टोम के अंदर घुस आया, इसका मतलब थंडर वैली के अंदर जरूर कोई समस्या हुई है और बाहर मौजूद लोगों को शायद अभी तक थंडर टोम की रियल स्थिति का पता भी नहीं है। डू चीफी ने हुआन टोंग की ओर देखते हुए धीरे से कहा। उसकी सुंदर आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो जानती थी अगर वास्तव में हुआन टोंग को हराना है तो उसे रीइंकार्नेशन टोकन की पूरी पावर जगानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा करते ही उसके भीतर सोया हुआ रीइंकार्नेटर टाइम से पहले जाग जाएगा। उस समय न सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ अधूरी होगी, बल्कि उसकी मेमोरीज भी पूरी नहीं होंगी। सबसे बड़ी बात, डू चीफी कभी भी किसी और इंसान में बदलना नहीं चाहती थी। हालांकि उसे पूरी सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन उसकी भुओं के बीच चमकती सिल्वर थंडर उसे लगातार चेतावनी दे रही थी कि यदि उसने उस पावर का पूरा यूज किया तो उसकी पर्सनालिटी और अस्तित्व हमेशा के लिए बदल सकते हैं। क्या जबरदस्त प्रेशर है, स्यावियान ने हंग्री वॉल्फ को देखते हुए मनी मन कहा। उसके सामने खड़ी ये पावर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। और सबसे डराने वाली बात, स्यावियान को साफ महसूस हो रहा था कि हुआन टोंग अभी तक अपनी रियल पावर भी यूज नहीं कर रहा था। लगता है लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी। अगर हालात बिगड़े तो सभी को लेके पीछे हटना पड़ेगा। स्यावियान ने तुरंत फैसला कर लिया। उसे खुद की चिंता नहीं थी, लेकिन उसके साथी भी मौजूद थे। अगर वो अकेला होता तो हुआन टोंग से अंत तक लड़ सकता था, लेकिन वो अपने साथियों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता था। थंडर एक्सप्लोजन टेक्निक, उसकी ठंडी आवाज गूंजी। अगले ही पल स्यावियान की बॉडी के भीतर की फ्लेम्स अत्यधिक कंप्रेस होकर जलने लगी और अगले ही पल उसकी स्पीड कई गुना बढ़ गई। आसमान में केवल उसकी आफ्टर इमेजेस ही दिखाई दे रही थी। क्या जबरदस्त स्पीड है। नीचे खड़ी लड़कियां स्यावियान की आकृति तक साफ नहीं देख पा रही थी। लगता है इस लड़के में कुछ काबिलियत है। हुआन टोंग बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसे खुद अटैक करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसके सामने मौजूद हंग्री वॉल्फ उसकी सबसे बड़ी सफल क्रिएशन थी। अगर स्यावियान इससे हार गया तो उसे खुद हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेहद तेज स्पीड के कारण पूरा स्पेस कांप उठा। होली फ्लेम की भयानक पावर चारों ओर फैल गई और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन पे उसका सप्रेशन लगातार बढ़ता गया। 3 पंचेस ऑफ गुड फॉर्चून, फर्स्ट पंच, जंप माउंटेन। स्यावियान की आंखें बिल्कुल शांत थी। तेज स्पीड से आगे बढ़ते हुए उसके पंच पे विशाल फ्लेम डोची जमा होने लगी। साथ ही होली फ्लेम की पावर भी उस पंच में मिल गई, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। तोड़ दो। स्यावियान का पंच बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसके सामने स्पेस टूटने लगा। एनर्जी की अनगिनत रिपेल्स चारों ओर फैल गई। विशाल फ्लेम फिस्ट सीधे हंग्री वॉल्फ पे जा गिरी। अटैक बुरा नहीं है, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। जैसे ही फ्लेम फिस्ट हंग्री वॉल्फ से टकराने वाली थी, उसके शरीर पर मौजूद ग्रीन रोशनी अचानक लहराने लगी और अगले ही पल उसमें अनगिनत ग्रीन वन आइड आइज खुल गई। विशाल फ्लेम फिस्ट सीधे उन ग्रीन आइज से टकराया। अगले ही पल एक चौंका देने वाला सीन सामने आया। होली फ्लेम से भरा पूरा पंच
धीरे धीरे उन ग्रीन आइज द्वारा एब्जॉर्ब किया जाने लगा। होली फ्लेम की पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। सेवन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन के खिलाफ लड़ते हुए उसने पहली बार ऐसा ओपोनेंट देखा था। होली फ्लेम एब्जॉर्ब करने के बाद हंग्री वुल्फ के चारों ओर मौजूद ग्रीन लाइट अचानक तेजी से फट पड़ी। फिर भी अभी काफी नहीं है। हुआन टोंग ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। स्पष्ट था कि ग्रीन आइज पूरी तरह होली फ्लेम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई थी। अब तुम्हारे लिए शोक गीत गाने का टाइम आ गया है। इतना कहते ही हंग्री वुल्फ का ऑरा अचानक सिकुड़ गया और वापस हुआन टोंग के शरीर में समा गया। उसी समय हुआन टोंग ने हवा में कदम रखा और पूरे स्पेस में एक भयानक पावर फैल गई। उसके शरीर से एंडलेस ग्रीन इविल ऑरा निकलने लगा। अचानक उसकी दोनों आंखें आसमान में तेजी से फैलने लगी। कुछ ही पलों में वो सैकड़ों मीटर जितनी विशाल हो गई। वो विशाल ग्रीन आइज डेमोनिक इविल पावर से भरी हुई थी। जो भी उन्हें देखता उसके दिल में डर पैदा हो जाता। बुरा हुआ, सब लोग तुरंत पीछे हटो। कमजोर सांसों के साथ युनची ने जोर से चिल्लाया, क्योंकि वो पहले ही इस टेक्निक का शिकार हो चुकी थी। तो ये एक प्यूपिलरी टेक्निक है। इस बार पीछे हटना ही बेहतर होगा, सोलिटर लॉर्ड ने गंभीर आवाज में कहा। हाँ, सेवन ने सिर हिलाया और अगले ही पल उसकी मुट्ठी पे पहले से भी अधिक भयानक पावर इकट्ठी होने लगी। सेकंड पंच ऑफ गुड फॉर्चून, शेक द वर्ल्ड। आवाज गूंजते ही बिना एक पल गवाए जैसे ही हुआन टोंग की विशाल आंखें पूरी तरह बनने वाली थी, सेवन ने अपना दूसरा पंच छोड़ दिया। उस पंच में सिर्फ होली फ्लेम ही नहीं बल्कि ऐसी पावर भी थी जो मानव पूरी दुनिया को हिला सकती थी। सैकड़ों मीटर लंबा एनर्जी पंच स्पेस को चीरता हुआ सीधे हुआन टोंग की ओर बढ़ गया। इस बार जीत मेरी होगी, तुम सब मेरे पपेट्स बनके यहीं रह जाओगे। हुआन टोंग जोर से हंसा। उसकी विशाल आंखों में पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी सेवन के होठों पे हल्की मुस्कान आई। इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, अगली बार मिलेंगे और तब तुम्हारा सिर जरूर काटूंगा। इतना कहते सेवन की आकृति बिजली की तरह गायब हो गई। वो एक ही पल में सभी लड़कियों के बीच पहुंच गया। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे एक सिल्वर स्पेस फॉर्मेशन प्रकट हो गया। स्पेस एरे, भाग के कहाँ जाओगे? ये देख के हुआन टोंग का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने पूरी ताकत से ग्रीन इविल ऑरा उन पे फेंका, लेकिन स्पेस फॉर्मेशन की स्पीड उसके अटैक से कहीं अधिक तेज थी। एक ही पल में स्याव्यान और उसके सभी साथी वहां से गायब हो गए। पूरा स्पेस फिर से शांत हो गया। पीछे केवल ब्लड क्रिस्टल, मुजियाओ और क्रोध से दहाड़ता हुआ हुआन टोंग ही रह गया। सच में इंसान बेहद चालाक होते हैं। स्याव्यान और बाकी सभी को स्पेस फॉर्मेशन में घुसते ही पल भर में गायब होते देख के हुआन टोंग ने तुरंत अपने सभी अटैक्स वापस खींच लिए। वो कुछ देर तक वहीं शांत खड़ा रहा और खुद से बड़बड़ाया, चाहे ये लोग जितना भी भाग लें, थंडर टोम से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अब पूरी थंडर टोम को हमारे घोस्ट क्लैन के पावर हाउसेज ने गुप्त रूप से बदल दिया है। अब यहाँ केवल एंट्री हो सकती है, लेकिन एग्जिट नहीं। कुछ पल सोचने के बाद हुआन टोंग हल्का सा मुस्कुराया। इस बात की रिपोर्ट अभी लॉर्ड हुआन जुन को नहीं करनी चाहिए। जब मैं इस होली फ्लेम के मास्टर को पकड़ लूंगा, तब लॉर्ड हुआन जुन खुद इसका आनंद लेंगे। चलो, इतना कह के हुआन टोंग की आकृति ग्रीन इविल ऑरा में लिपट गई और वह दूसरी दिशा में तेजी से गायब हो गया। उधर स्याव्यान और बाकी सभी मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, लेकिन आखिरी पल में स्याव्यान ने स्पेस शटल हैंड सील का यूज किया और किसी तरह हुआन टोंग के अटैक से सबको बचा लिया। अगर वो एक पल भी देर करता तो अभी उन सभी की लाशें वहीं पड़ी होती। कुछ पल बाद स्पेस चैनल खुला और सभी सीधे एक पहाड़ी एरिया में आ गिरे। वो पहाड़ ज्यादा ऊंचा नहीं था, चारों ओर घनी झाड़ियां और विशाल पेड़ पौधे फैले हुए थे, जिससे वो जगह नेचुरल हाइड आउट जैसी बन गई थी। सब ठीक हो? यूवी ने युनची का पीला पड़ चुका चेहरा देख के चिंता से पूछा। मैं ठीक हूँ, युनची ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन सिर्फ वही जानती थी कि उसकी बॉडी के भीतर लगी चोट कितनी गंभीर थी। युनची, अब और जबरदस्ती मत करो। सेवन के पास होली फ्लेम है, वो आसानी से तुम्हारी बॉडी के भीतर से इविल पावर निकाल सकता है। डू चिपी ने तुरंत उसकी हालत समझते हुए कहा। हाँ, युनची ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। आगे डू चिपी उसकी पुरानी ओपोनेंट थी, उससे अपनी हालत छिपाने का अब कोई मतलब नहीं था। मुझे लगता है इस थंडर टोम की स्थिति अब बेहद गंभीर हो चुकी है। फिलहाल हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह केवल थंडर पॉन्ड है, डू चिपी ने आगे कहा। थंडर पॉन्ड के भीतर मौजूद थंडर पावर अत्यंत यांग और प्योर है। हालांकि वो होली फ्लेम जितना एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन का नेमेसिस नहीं है, लेकिन वहां जाके हम उनके अटैक से खुद को बचा सकते हैं। यूरेन ने चिंतित होकर कहा, हमारा बाहर की दुनिया से कांटेक्ट पूरी तरह टूट चुका है। थंडर टोम से बाहर निकलने वाला थंडर कार्ड भी अब काम नहीं कर रहा।
अब क्या करेंगे? डू चीफी ने गंभीर आवाज में उत्तर दिया, थंडरस्टॉर्म के अंदर एक सीक्रेट प्लेस है। वो ऐसी जगह है जहां एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन किसी भी कीमत पे जाने की हिम्मत नहीं करता। हम पहले थंडर पॉइंट जाएंगे, फिर मैं सेवन को फॉरबिडन एरिया में ले जाऊंगी। इस संकट का समाधान होगा या नहीं, अब सब कुछ हमारी किस्मत पे डिपेंड करेगा। वो अच्छी तरह जानती थी अगर यह तरीका भी असफल रहा तो उसके पास केवल एक ही रास्ता बचेगा, अपनी रीइंकार्नेशन पावर को पूरी तरह एक्टिवेट करना। ये कुछ हीलिंग मेडिसिन हैं, सब लोग इन्हें तुरंत ले लो, और जब मैं युंची के शरीर से इविल पावर पूरी तरह निकाल दूंगा तो हम तुरंत थंडर पॉइंट के लिए निकलेंगे। सेवन ने सबकी ओर देखते हुए कहा, फिर उसने ल्यू चिंग की ओर देखा। एक काम और करो, अपनी सोल वॉइस ट्रांसमिशन टेक्निक का यूज करके थंडरस्टॉर्म के सभी पार्टिसिपेंट्स को संदेश भेजो। उन्हें कहो कि जितनी जल्दी हो सके थंडर पॉइंट पहुंच जाएं। ल्यू चिंग थोड़ा चौंकी, अगर ऐसा किया तो हमारी लोकेशन भी रिवील हो जाएगी। सेवन ने शांत आवाज में उत्तर दिया, मुझे लगता है थंडरस्टॉर्म का ज्यादातर हिस्सा पहले ही घोस्ट क्लैन के कब्जे में जा चुका है। ऐसे में अगर उन्हें हमारी लोकेशन पता भी चल जाए तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ल्यू चिंग ने सिर हिलाया। अगले ही पल बाकी लड़कियां पूरे माउंटेन की निगरानी करने लगी, जबकि ल्यू चिंग अपनी सोल पावर का यूज करके थंडरस्टॉर्म के सभी बचे हुए पार्टिसिपेंट्स तक संदेश भेजने लगी। चलो, सियावियान ने युंची की ओर देख के कहा। कहाँ? युंची ने पूछा। आगे एक पॉन्ड है, होली फ्लेम से विल पावर बाहर निकलेगी और पानी तुम्हारी बॉडी को जल्दी रिकवर करने में हेल्प करेगा। सियावियान ने सिर खुजलाते हुए कहा, असल वजह तो कुछ हो रही थी, लेकिन बाकी लड़कियों के सामने वो खुल के कह नहीं सकता था। कुछ देर बाद दोनों पहाड़ के पास बने एक छोटे से पॉन्ड तक पहुंच गए। पॉन्ड का पानी लगभग 1 मीटर गहरा था। पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। चारों ओर डेंस वेजिटेशन फैली हुई थी, जिसकी वजह से बाहर से किसी का उन्हें देख पाना लगभग इम्पॉसिबल था। अब मुझे क्या करना होगा? युंची ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। उसके शरीर के भीतर मौजूद इविल पावर लगातार उसके इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा रही थी। अब उसके पास सोचने का टाइम नहीं था। सेवन ने शांत आवाज में कहा, पॉन्ड के बीच जाके बैठो, अपना माइंड पूरी तरह स्टेबल रखो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। असल में सेवन के मन में पहले आया था कि वो युंची से कहे कि भीगे कपड़ों की वजह से इलाज मुश्किल होगा, लेकिन तुरंत ही उसने ये विचार छोड़ दिया। आखिर दोनों अलग अलग जेंडर के थे। ठीक है, युंची ने धीरे से उत्तर दिया। उसके सुंदर चेहरे पे हल्की लालिमा आ गई। अपनी विशाल सोल पावर की वजह से वो सेवन के मन में आया विचार पहले ही महसूस कर चुकी थी। युंची धीरे धीरे पॉन्ड के बीच जाके बैठ गई। जैसे ही वो पानी में बैठी, उसकी सुंदर ड्रेस पूरी तरह भीग गई। भीगे हुए कपड़े उसके शरीर से कस के चिपक गए, जिससे उसकी सुडौल आकृति और भी स्पष्ट दिखाई देने लगी। फायर! सेवन भी धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसकी हथेली पे खाकी येलो होली फ्लेम क्रिस्टल प्रकट हो गया। अगले ही पल उस क्रिस्टल से लगातार खाकी येलो होली फ्लेम निकलने लगी और पूरा पॉन्ड होली फ्लेम की गर्म एनर्जी से भर गया। कितनी जबरदस्त फ्लेम एनर्जी है! वाकई यही होली फ्लेम है। इसकी पावर मेरी फायर टाइप फैमिली सीड से कई गुना ज्यादा है। युंची मनी मन बुदबुदाई। उसी समय सेवन की नजर युंची के सीने पे पड़ी। वहाँ दोनों उभरे हुए ब्रेस्ट के बीच हल्की ग्रीन इविल लाइट चमक रही थी। तो घाव यहाँ पे है। सेवन ने भौहें सिकोड़ ली। तुम्हारे घाव की जगह थोड़ी मुश्किल है। कपड़ों की वजह से होली फ्लेम की पावर ठीक से अंदर नहीं पहुंच पाएगी। युंची ने धीरे से कहा, मुझे पता है उस समय हालात बहुत गंभीर थे। तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। आखिर तुमने मेरी जान बचाई है। सेवन ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी ओर पीठ करके खड़ा हो गया। तो मुझे तुम्हारे घाव तक सीधे होली फ्लेम पहुंचानी होगी। कृपया सीने के सामने से कपड़े हटा दो, तभी मैं पूरी तरह विल पावर निकाल पाऊंगा। युंची ने सेवन को देखा और उसके चेहरे पे 2 छोटे से डिम्पल्स उभर आए। सच में कितना जेंटलमैन है, उसने मनी मन मुस्कुराते हुए कहा। अगले ही पल उसके चेहरे की लालिमा और गहरी हो गई। इतनी नजदीकी पे किसी पुरुष के साथ यह उसका पहला अनुभव था। फिर भी उसने धीरे धीरे अपने सीने के सामने के कपड़ों के बटन्स खोल दिए। अब क्या इतना ठीक है? युंची ने धीरे से पूछा। सेवन ने गहरी सांस ली। अपने मन को शांत रखो, मैं शुरू कर रहा हूँ। अगर दर्द ज्यादा हो तो तुरंत बता देना। इतना कहकर सेवन ने होली फ्लेम क्रिस्टल के ऊपर से खाकी येलो फ्लेम लिक्विड की कुछ बूंदें सावधानी से युंची के घाव की ओर टपकाई। जैसे ही फ्लेम लिक्विड ने घाव को छुआ, युंची के शरीर में तीखी जलन दौड़ गई। ओह, बहुत दर्द हो रहा है, वो दर्द सहते हुए धीमी आवाज में बोल उठी। सेवन ने देखा कि कुछ ही बूंदों में उसके सीने पे मौजूद इविल लाइट थोड़ी कमजोर पड़ चुकी थी। तो थोड़ी देर रुक जाते हैं, उसने कहा, लेकिन युंची ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, मैं सहन कर सकती हूँ। उसकी आंखों में पहली बार जिद दिखाई दे रही थी। सेवन ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, फिर जारी रखते हैं, लेकिन जब भी सहन ना हो
तो मुझे तुरंत बता देना। इतना कह के उसने होली फ्लेम की पावर बहुत सावधानी से धीरे धीरे उसके शरीर से इविल पावर बाहर निकालने शुरू कर दी। उस शांत पौंड के भीतर खाकी येलो होली फ्लेम लगातार झिलमिला रही थी और टाइम टाइम पे यूंची के दर्द भरे दबे हुए स्वर चारों ओर गूंजते रहे। टाइम बीतते बीतते पूरे 5 दिन गुजर चुके थे। इन 5 दिनों के दौरान थंडर रूम के भीतर की एनर्जी लगातार और भी अधिक वॉयलेंट होती चली गई। चारों ओर फैलता हुआ इविल ओरा भी पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका था। 10,000 पार्टिसिपेंट्स में से न जाने कितने लोग अब तक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन के मिनियंस के हाथों गिर चुके थे। इधर पिछले 5 दिनों से xiaoyan बिना एक पल रुके दिन रात अपनी होली फ्लेम की पावर का यूज करके यूंची की बॉडी से इविल पावर निकाल रहा था। इसी कारण यूंची के मन में xiaoyan के लिए सम्मान और विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा था। आखिर होली फ्लेम जैसी हाईएस्ट पावर का लगातार कई दिनों तक यूज करना कोई आसान बात नहीं थी। यह xiaoyan के लिए भी बहुत बड़ी एनर्जी कंजप्शन थी। फिर भी उसने बिना किसी शिकायत के ये सब यूंची के लिए किया। बस आखिरी पल बचा है, अपनी पूरी पावर का यूज करो और इविल पावर के आखिरी अंश को भी पूरी तरह बाहर निकाल दो। 5 दिनों की लगातार मेहनत के बाद यूंची के सीने पर चमक रही ग्रीन इविल लाइट अब धीरे धीरे सिकुड़ के केवल 1 उंगली जितनी रह गई थी। अब बस अंतिम अटैक बाकी था। हाँ, यूंची ने हल्का सा सिर हिलाया। उसने अपनी बॉडी की सारी डोजी को एक साथ एक्टिवेट किया और इविल पावर के अंतिम अंश पे आखिरी अटैक कर दिया। एक तेज धमाके के साथ यूंची के लाल होठ हल्के से खुले और उसके मुंह से हरे रंग का एक छोटा सा इविल लिक्विड बाहर निकल आया। अब कहां भागोगे? xiaoyan इसी पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही इविल सोर्स बाहर निकला वो भागने ही वाला था, लेकिन xiaoyan की होली फ्लेम बिजली की तरह उस पर टूट पड़ी। एक ही पल में उस इविल सोर्स का नामो निशान तक मिट गया। आखिरकार हम सफल हो गए। यूंची ने कमजोर मुस्कान के साथ xiaoyan की ओर देखा। xiaoyan, थैंक यू। इतना कहते ही उसकी आंखें बंद हो गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। पिछले 5 दिनों से वो लगातार होली फ्लेम और इविल पावर के बीच चल रहे संघर्ष को सह रही थी। उसका शरीर पूरी तरह थक चुका था। xiaoyan ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसकी नजर यूंची पे पड़ी उसके सीने का उजला भाग अनजाने में उसकी आंखों के सामने आ गया। xiaoyan ने तुरंत अपने मन के विचित्र विचारों को दबाया, फिर सावधानी से यूंची के कपड़े ठीक किए और उसे अपनी बाहों में उठा के वापस पहाड़ी की ओर चल पड़ा। कैसी है वो? बड़े पेड़ के नीचे बैठी बाकी चारों लड़कियां किसी बात पर चर्चा कर रही थी। जैसे ही उन्होंने xiaoyan को यूंची को बाहों में उठाए हुए आते देखा, उनके दिल में हल्की सी ईर्ष्या पैदा हो गई। आखिर उन्हें कभी xiaoyan से ऐसा व्यवहार नहीं मिला था। अब ठीक है, उसे सिर्फ एक दिन आराम करने की जरूरत है। कल हम थंडर पॉन्ड की ओर निकल सकते हैं। xiaoyan ने यूंची को धीरे से घास पे लेटाते हुए कहा, लेकिन xiaoyan के इस व्यवहार ने बाकी चारों लड़कियों को और भी हैरान कर दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कुछ ही दिनों में xiaoyan और यूंची इतने करीब कैसे हो गए। हालांकि इसका रियल कारण xiaoyan किसी को बता नहीं सकता था। शायद यूंची में सचमुच कोई ऐसी स्पेशल बात थी जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित कर देती थी। थंडर पॉन्ड की दिशा तय हो गई। चारों लड़कियों को चुप देख के xiaoyan ने ही बात बदल दी। लियू चिंग ने धीरे से कहा, थंडर पॉइंट कहाँ है ये तो पता चल गया है, लेकिन सोल वॉइस ट्रांसमिशन भेजने के बाद कई स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट्स ने जवाब दिया है कि उन पर भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन ने अटैक किया था। हालांकि मैंने उन सबसे कह दिया है कि कल थंडर पॉइंट पे हमसे आके मिलें। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। डूसीपी ने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही है। अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन पार्टिसिपेंट्स को कंट्रोल कर सकता है तो थंडर पॉइंट में शरण लेने की हमारी योजना भी उनके कानों तक पहुंच चुकी होगी। भले ही वो थंडर पॉइंट के अंदर प्रवेश ना कर सकें, लेकिन अगर उन्होंने एंट्रेंस पे एम्बुश लगा दिया तो हम सब एक ही जगह फंस जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमें अभी तक उनकी रियल ताकत का अंदाजा भी नहीं है। जो दुश्मन इतनी तैयारी के साथ यहाँ आया है वो निश्चित ही हर संभावना के लिए तैयार होगा। xiaoyan हल्का सा मुस्कुराया, तुम्हारी चिंता बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात मत भूलो, इस बार थंडरटॉर्म में आए 10,000 पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी साधारण लोग नहीं है। अगर हम सब अपनी ताकत एक साथ जोड़ दें तो चाहे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन रास्ता रोक भी ले, फिर भी हमारे पास लड़ने का मौका रहेगा, भले ही उसकी कीमत भारी क्यों ना चुकानी पड़े। जब तक हम थंडर पॉइंट पहुंच जाएं और वहां से थंडरटॉर्म के फॉरबिडन एरिया तक पहुंच जाएं, तब तक हमारे बचने की उम्मीद बनी रहेगी। अब समझी? लियू चिंग अचानक मुस्कुराई। यही वजह थी कि तुमने मुझे सोल वॉइस ट्रांसमिशन भेज के सभी बचे हुए पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा करने के लिए कहा था। xiaoyan भी मुस्कुरा दिया, बिल्कुल समझदार हो। तो फिर आज सभी अच्छी तरह आराम करो, कल सुबह हम थंडर पॉइंट की ओर निकलेंगे। लेकिन याद रखना, थंडर पॉइंट तक पहुंचने से पहले एक भीषण युद्ध हमारा इंतजार कर रहा है। सब लोग पहले से तैयार रहना।
ठीक है, सभी ने एक साथ सिर हिला दिया। थंडरस्टॉर्म के दूसरे हिस्से में ब्रदर मू, तुम्हें क्या लगता है लियू चिंग का सोल ट्रांसमिशन कहीं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन का जाल तो नहीं है? क्या सच में थंडर पॉइंट जैसी कोई सुरक्षित जगह मौजूद है? एक ब्लैक चट्टान के पीछे मूगी और उसके कुछ साथी धीरे धीरे बाहर आए। इन सभी की स्ट्रेंथ 2 स्टार डोजन पीक थी, लेकिन उनके शरीर पे छोटे बड़े कई घाव साफ दिखाई दे रहे थे। ये सभी घाव पिछले कुछ दिनों में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन से हुई लड़ाइयों की निशानी थे। मूगी ने गहरी सांस ली। चाहे खबर सच हो या झूठ, हमें जाके देखना ही होगा। थंडर पॉइंट ही थंडरस्टॉर्म की आखिरी रिफ्यूजी है। अगर वहां भी नहीं गए तो देर सवेर हम भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन का शिकार बन जाएंगे। थंडरस्टॉर्म में आने के बाद उन्होंने काफी सारी पावरफुल एनर्जी बॉडीज को हरा के अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई थी, लेकिन कई बार उनका सामना बेहद ताकतवर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल क्लैन से भी हुआ। हर बार वो किसी तरह जान बचा के भाग निकले, लेकिन यह तरीका हमेशा काम नहीं आने वाला था। आखिर उनके पास मौजूद रिकवरी पिल्स भी सीमित थी, जबकि दुश्मन की पावर मानो कभी खत्म ही नहीं होती थी। आज आराम करते हैं, कल सुबह थंडर पॉइंट के एंट्रेंस पे पहुंचेंगे। मूगी ने आसमान की ओर देखा। चारों ओर फैलते इविल ओरा को देख के उसने धीरे से कहा, इस बार थंडरस्टॉर्म मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक निकला। उसे साफ महसूस हो रहा था कि असली तूफान अब आने वाला था। उधर थंडरस्टॉर्म के अलग अलग हिस्सों में मौजूद कई अन्य पावरफुल पार्टिसिपेंट्स को भी लियू चिंग का सोल ट्रांसमिशन मिल चुका था। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने भी थंडर पॉइंट की ओर बढ़ने का फैसला कर लिया। एक ऊंची क्लिफ पे हुआन टोंग हरे रंग के इविल ओरा में लिपटा हुआ शांत खड़ा था। उसके पीछे मू जियाओ सम्मान पूर्वक झुका हुआ बोला, मास्टर हुआन, मेरे सब ऑर्डिनेट से मिली जानकारी के अनुसार कल थंडरस्टॉर्म के सभी पार्टिसिपेंट्स थंडर पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। वो वहाँ पे छिपने की कोशिश करेंगे। थंडर पॉइंट, हुआन टोंग ने धीमी आवाज में दोहराया। थंडर पॉइंट की पावर के कारण हम उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इसके अलावा लॉर्ड यू हुआन, लॉर्ड यू जुन और लॉर्ड हुआन जुन तीनों इस समय थंडरस्टॉर्म के फॉरबिडन एरिया का एंट्रेंस खोजने में लगे हुए हैं। यहाँ का पूरा कमांड अब मेरे हाथ में है। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभर आई। मेरा आदेश सुनो, सारी फोर्सेस को तुरंत इकट्ठा करो। थंडर पॉइंट के चारों ओर एम्बुश लगा दो। कल इन सभी इंसानों का पूरी तरह सफाया कर दिया जाएगा। जैसा आदेश माय लॉर्ड। मुजियाव ने सिर झुकाया। उसके शरीर से ग्रीन इविल लाइट निकली और वो पल भर में वहां से गायब हो गया। मुजियाव के जाने के बाद हुआन टोंग अकेला खड़ा सोचने लगा, आखिर तीनों लॉर्ड्स थंडरस्टॉर्म के फॉरबिडन एरिया को खोजने में इतने बिजी क्यों हैं? क्या वहाँ सचमुच कोई ऐसी चीज छिपी है जो उन्हें भी चाहिए? और लॉर्ड यूजन के अधीन रहने वाला वो घोस्ट बैंडेज वाला आदमी, पिछले कई दिनों से उसका ओरा पूरी तरह गायब है। आखिर वो कर क्या रहा है? तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफी बूस्ट मिला है इस चैनल को, और मुझे भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे, और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे, आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर, और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।